आज हमारा फाइनली स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 8 आज यहाँ पे हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। टोटल 7 सेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। डेली हम यहाँ पे आधा घंटा पूरी की पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर हम कुछ ना कुछ रिवाइज करते हैं और होप्सो जो हमारे सेशन चल रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है जी। चलो जी, सभी का हाल चाल फिर बढ़िया ही होना चाहिए। तो फाइनली एक बार मैं फिर पूरी की पूरी फैमिली के सामने सर यहाँ पे दोबारा आ चुका हूँ। आज मेरे आने के चांसेस कम थे। मैंने कहा था कि मैं आज शायद नहीं आऊँगा, कि ट्यूसडे को डायरेक्टली डालूंगा, बट मुझे लगा नहीं, कि जब मैंने आपसे कमिटमेंट की है मुझे वो कमिटमेंट पूरी कंप्लीट करनी है, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए। तो एक बार मैं फिर आपकी सेवा में सर यहाँ पे हाजिर हो चुका हूँ। जितने भी बच्चे मेरे सामने यहाँ पर बैठे हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपने लास्ट सेशन में जो कल हमने 35 क्वेश्चन हमने किए था, ये होप आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। अच्छा, उनके जो भी डाउट्स होंगे ना, आज के जो हमारे बैलेंस 35 क्वेश्चन रह गए थे इनकम टैक्स के, उसको मैं कंप्लीट करने के बाद लूंगा। तो आज मैं यहाँ पे कोई डाउट्स नहीं ले रहा। इट में जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। आज के डाउट्स भी डाल देना और कल के डाउट्स भी डाल देना। इन दोनों के डाउट्स जो होंगे ना, जब मैं ट्यूसडे को जो बैलेंस हमारे 30 क्वेश्चन जीएसटी के होंगे, जब वो जीएसटी वाले क्वेश्चन कराऊंगा, तो पहले मैं आपके इन 70 क्वेश्चन में जो भी डाउट्स होंगे पहले मैं डाउट्स डिस्कस करूंगा। उसके बाद फिर जो हमारे बैलेंस जीएसटी वाले क्वेश्चन होंगे ना, उसको कंप्लीट करके ट्यूसडे को हम ये पेपर पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है जी, इधर सुना ध्यान से। तो आज हमारे स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 35 आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं सर। कल हमने लास्ट सेशन 34 हमने कंप्लीट किया। उसमें हमने दिसंबर 17 का जो टोटल पहले 35 क्वेश्चन जो इनकम टैक्स के थे ना, वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब जो बैलेंस हमारे 35 क्वेश्चन है आज हमें कंप्लीट करने हैं। फिर ट्यूसडे को हम जीएसटी करेंगे और उससे पहले मैं आपके डाउट डिस्कस करूंगा। इन 70 क्वेश्चन में जो भी आपके डाउट्स होंगे ना, वो पहले मैं डाउट्स आपके लूंगा। ठीक है जी, आओ जी फिर हम सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। एक बार चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 तो मेरे ख्याल से लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 36 से ना, क्वेश्चन नंबर 36 से आज हमें यहाँ पे स्टार्ट करना है। एक बार क्वेश्चन नंबर 36 पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 36 किसका है? क्वेश्चन नंबर 36 जो है ना हमारा कैपिटल गेन में, याद करो एक सेक्शन आपने 50C कंप्लीट किया होगा, उस सेक्शन 50C का है। और अगर 50C आपको ध्यान, 50C में क्या लिखा था? 50C में लिखा था कि अगर तुम्हारी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू तुम्हारे एक्चुअल सेल प्राइस के 105% से ज्यादा होगी ना, तो उस केस में स्टैंप ड्यूटी वैल्यू क्या बन जाएगा? सेल प्राइस बन जाएगा। सर 50C में याद करो, 50C में क्या लिखा था कि अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एक्चुअल सेल प्राइस के 105% से ज्यादा है, तो उस केस में स्टैंप ड्यूटी वैल्यू तुम्हारा सेल प्राइस बन जाएगा। 50C के अंदर ये पॉइंट लिखा हुआ था। अब एक बार चेक करना यहाँ पे लिखा क्या है। वो ये बात कहना चाह रहे हैं, डॉक्टर सैम सोल्ड ए वेकेंट लैंड टू मिस्टर रॉय 36 लाख। इट मीन सेल प्राइस कितना? 36 लाख है। उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितनी है? 41 लाख है। अब सर एक बात मैंने सोच के बोलना, अगर मैं 36 लाख का 105% निकालता हूं, अगर मैं 36 लाख का 105% निकालूं तो मेरा कितना निकल के आएगा? मेरा 105% निकल के आएगा 37,80,000। अब सोच के बोलना, अगर मैं इसका 105% निकाल रहा हूं, दैट इज 37,80,000 निकल के आ रहा है। मेरी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितनी है? 41 लाख है। तो मेरी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू मेरे सेल प्राइस के 105% से ज्यादा है। और अगर मेरी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू मेरे सेल प्राइस के 105% से ज्यादा है, तो 50C ने क्या कहा था कि उस केस में जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू होगा ना, वही सेल प्राइस बनेगा। बस एक बात ध्यान दो। तो मेरा सेल प्राइस यहाँ पे 36 लाख नहीं बनेगा, 41 लाख बनेगा। और फिर कॉस्ट मेरी कितनी है? कॉस्ट मेरी इंडेक्स कॉस्ट दी है, दैट इज 20 लाख। उसको माइनस कर दूंगा तो बैलेंस क्या आएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 21 लाख का। ये मेरा आंसर आ गया। मैं दोबारा बोल रहा हूं सर, कई बच्चे यहाँ पे सेल प्राइस में गलती करेंगे। एक बार जाके 50C आप पढ़ लेना। 50C में आपने पढ़ा होगा, अगर तुम्हारी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू तुम्हारे सेल प्राइस के 105% से ज्यादा होगी, तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू तुम्हारा सेल प्राइस बन जाएगी। बस ये बात ध्यान दो। अच्छा, अब कई बच्चे कह रहे हैं कि सर अब तो ये लिमिट चेंज हो चुकी है ना, जो भी नया बजट आया है उसमें लिमिट हो चुकी है 110%, तो आप हमें 105 क्यों करा रहे हो? सर ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये वाला बजट जो भी लेटेस्ट बजट आया है, ये बजट हमारे एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब जिनके भी एग्जाम जून 21 में है, उनको पढ़नी है 110%। अदरवाइज मैं मान रहा हूं कि मेरी पूरी फैमिली के एग्जाम या तो जुलाई 20 में होंगे या वो दिसंबर 20 में होंगे। तो चाहे वो जुलाई 20 में है चाहे दिसंबर 20 में है, दोनों के एग्जाम के लिए सेक्शन 50C की जो लिमिट एप्लीकेबल होगी ना, वो 105% एप्लीकेबल होगी, 110% एप्लीकेबल नहीं होगी। बस ये बात ध्यान दो। तो आपको एग्जाम में कंपैरिजन जो करना है 105% से करना है, गलती से भी कंपैरिजन 110% से मत कर देना, ये बात ध्यान देना। ठीक है जी। उसके बाद चेक करो क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 बिल्कुल सिंपल है।
क्वेश्चन नंबर 37 हमारा किसका है? अदर सोर्स में जो हमने डिविडेंड की टैक्सेशन की थी, आपको मैंने कहा था कि अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी डिविडेंड देगी शेयर होल्डर को तो कंपनी सीडीडी काट के जमा करा देगी और वो डिविडेंड शेयर होल्डर के हाथ में एग्जम्प्ट होगा। एक बार चेक करना 37 में क्या लिखा है। वो ये बात कहना चाह रहे हैं, मिस्टर अंशु रिसीव डिविडेंड ऑफ ₹80,000 फॉर हर इक्विटी शेयर होल्डिंग इन एमएनओ लिमिटेड, दैट इज ए लिस्टेड कंपनी. She paid interest of 12,500 for the amount borrowed for investment in those share. The taxable dividend income would be, taxable dividend कितना होगा उसके हाथ में? आंसर आएगा नील. एक बच्चा कह रहा है सर नील क्यों आएगा? क्योंकि जो डिविडेंड मिला वो तो टैक्सेबल होगा ना सर, वो डिविडेंड कंपनी के हाथ में ऑलरेडी टैक्सेबल हो चुका है. याद करो आपने क्लास में सेक्शन किया होगा, सेक्शन नंबर 115O, जिसमें क्या लिखा था कि अगर डोमेस्टिक कंपनी शेयर होल्डर को डिविडेंड देगी तो डोमेस्टिक कंपनी उसमें से सीडीडी काट के गवर्नमेंट को जमा करा देगी. और अगर वो डिविडेंड 10 लाख तक है तो शेयर होल्डर के हाथ में एग्जम्प्ट है. अगर वो डिविडेंड 10 लाख से ऊपर है तो एक्सेस पोर्शन शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल है एट द रेट 10%. इसमें डिविडेंड कितना है? 80,000. तो सारा डिविडेंड जो होगा ये शेयर होल्डर के हाथ में क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट हो जाएगा. बस ये पर ध्यान दो. तो ये पूरा का पूरा 80,000 क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट. तो टैक्सेबिलिटी कुछ भी नहीं होगी. इसका आंसर कितना आएगा? नील. दैट इज करेक्ट आंसर. ठीक है. उसके बाद देखो जी क्वेश्चन नंबर 38. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. ये हमारा है गिफ्ट के लो का. याद करो अदर सोर्स में आपने गिफ्ट का लो पढ़ा होगा ना, ये क्वेश्चन उसका है. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एग्जाम में सेम क्वेश्चन बन सकता है जी. एक बार चेक करना क्वेश्चन में क्या लिखा है. लोकेश एज है 62, फॉलोइंग गिफ्ट, मतलब कह रहे कुछ गिफ्ट वो रिसीव कर रहा है ऑन दी ओकेजन ऑफ बर्थडे, अपने बर्थडे पर. पहला गिफ्ट है कैश गिफ्ट फ्रॉम एल्डर ब्रदर 30,000. अब अगर एल्डर ब्रदर की बात करूंगा, रिलेटिव में कवर है, रिलेटिव से मिलने वाला गिफ्ट क्या होगा? एग्जम्प्ट होगा. तो ये हो गया एग्जम्प्ट हो गया. फिर गोल्ड चेन मिली है यंगर सिस्टर से, अपनी सिस्टर से गिफ्ट मिली है, सिस्टर रिलेटिव में कवर है, ये भी एग्जम्प्ट हो गया. फिर कहना चाह रहे हैं कैश गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड्स नॉन रिलेटिव 45,000. कैश गिफ्ट मिला अपने दोस्तों से जो उसके रिलेटिव नहीं है 45,000, 50,000 से कम है, ये भी एग्जम्प्ट हो गया. परचेज शेयर फ्रॉम यंगर ब्रदर फॉर ₹1,00,000. शेयर परचेज किए यंगर ब्रदर से, रिलेटिव से परचेज किए, ये भी क्या हो गया? एग्जम्प्ट हो गया. तो यह सिंपल सी बात है, सारे के सारे गिफ्ट आप एग्जम्प्ट है, आप चेक कर लो. अब बच्चा ये बात कहना चाह रहा है सर इस केस में क्या हमें एग्रीगेट नहीं करना? सर एग्रीगेट तब करते हैं जब वो टैक्सेबल हो. अब देखो यहां पे चेक करो, सबसे पहला भाई रिलेटिव है, सिस्टर रिलेटिव है और दोस्त रिलेटिव नहीं है, बट वैल्यू कितनी है? 45,000 रुपए की. और जो मैंने शेयर परचेज किए 1 लाख के, उसकी एफएमवी 35 है, डिफरेंस 35 आ रहा है. मैं कह रहा हूं डिफरेंस कितना भी हो, डिफरेंस कितना भी हो, बट मेरा रिलेटिव है, और अगर वो मेरा रिलेटिव है तो उस रिलेटिव से मिलने वाला क्या होगा? एग्जम्प्ट होगा. उस केस में टैक्सेबल होगा ही नहीं. तो ये सारे के सारे गिफ्ट क्या है? एग्जम्प्ट है. और अगर सारे गिफ्ट एग्जम्प्ट है तो टैक्सेबल कितना आएगा? नील. तो आंसर बनेगा नील. ये बात ध्यान दो. अब देखो जो बच्चे एग्जाम में क्वेश्चन करने बैठते हैं ना, वो क्या सोचते हैं इतना बड़ा क्वेश्चन है, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा. वो बिना बात की गलतियां करके आते हैं. सर अगर क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ोगे ना, बहुत ध्यान से पढ़ोगे, कभी आंसर में गलती नहीं होगी. ठीक है जी. तो ये सारे के सारे गिफ्ट क्या हो जाएंगे? एग्जम्प्ट. इस केस में कोई भी टैक्सेबिलिटी की बात नहीं होगी, ये बात ध्यान देना. ठीक है जी. अगर फिर भी कोई डाउट है तो वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आपको डिस्कस कर लूंगा, बट उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं होगा. उसके बाद चेक करो क्वेश्चन नंबर 39 जी. क्वेश्चन नंबर 39 देखो, वो कहना चाह रहे हैं सुरेश एज 65 है, वोन ए प्राइज ऑन लॉटरी टिकट 30 सितंबर 19, द प्राइज अमाउंट 5,50,000. He has brought lottery ticket 75,000 during the year. Assuming that he had no other income chargeable to tax for the year, his income tax liability including cess 4% would be. हाँ नहीं बताओ इनकम टैक्स लाइबिलिटी कितनी आएगी? पहले तो बताओ लॉटरी की इनकम 5,50,000 पे है और लॉटरी की टिकट्स आपने परचेज की थी 75. याद करो मैंने क्लास के अंदर कहा था कि जो भी लॉटरी की इनकम होगी ना फुली टैक्सेबल होगी, ना तो कोई डिडक्शन मिलेगी ना ही कोई खर्चा अलाउड होगा. अब जो ये 75,000 आपने खर्चा किया, ये खर्चा बिना बात की गलती से माइनस मत कर देना. ये खर्चा मुझे अलाउड नहीं होता क्योंकि ये कैजुअल खर्चा है, और कैजुअल इनकम फुली टैक्सेबल होती है. उस इनकम में से ना तो कभी लॉस अलाउड होते हैं, ना कोई खर्चे की डिडक्शन मिलती है, और ना ही हमें चैप्टर 6 से वाला बेनिफिट मिलते हैं. तो भैया पूरे के पूरे 5,50,000 रुपए टैक्सेबल. किस रेट से? 30% से. तो अगर मैं इसका 30% निकालूंगा और प्लस में 4% सेस ऐड करूंगा ना, तो आंसर आएगा 171,600. एक बार चेक करते हैं दोबारा से. 5,50,000 रुपए का 30%, ये आ रहा है 1,65,000 165 प्लस में 4% सेस, तो 171,600 ये आंसर निकल के आएगा. बस ये बात ध्यान दो. एक बार मैं दोबारा से बोल दूं, कुछ बच्चों के मन में ये डाउट चल रहा होगा सर ये 75 माइनस क्यों नहीं किया? सर ये माइनस नहीं होगा,
ये कैजुअल खर्चा है और कैजुअल इनकम के टाइम पर कोई भी खर्चा हम माइनस नहीं करते, फुली कैजुअल इनकम टैक्सेबल करते हैं, बस एक बात ध्यान दो। तो जो भी मेरी कैजुअल इनकम है ये फुली टैक्सेबल होगी, इसमें कोई भी खर्चा माइनस नहीं होगा। फिर जो टैक्स आएगा उसमें 4% सेट करोगे, देन आपका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है नी? तो इसमें कोई आंसर नहीं है क्योंकि क्वेश्चन पुराने लोग के ऊपर बेस है। नया आंसर जो बनेगा 171,600। ठीक है नी? आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? क्वेश्चन नंबर 40 इंपॉर्टेंट है जी। क्वेश्चन नंबर 40 ध्यान से देखना। मिस्टर सिद्धार्थ is employed in a company, his income under various heads are सैलरी की इनकम है 5,60,000 पे, लॉस है हाउस प्रॉपर्टी के 65,000 पे, बिजनेस के लॉस है 1,10,000 पे और अदर सोर्स के लॉस है 30,000 पे के। वो कह रहे हैं लॉस को सेट ऑफ करने के बाद आपकी टोटल इनकम कितनी आएगी, बस ये बता दो। पहले तो मुझे इतना बताओ, हाउस प्रॉपर्टी के लॉस हम किसी भी हेड की किसी भी इनकम से खत्म कर सकते हैं, बस दूसरे हेड की इनकम से 2 लाख तक खत्म करेंगे और कैजुअल इनकम से खत्म नहीं करेंगे। फिर बिजनेस के लॉस भी किसी भी हेड की किसी भी इनकम से खत्म कर सकते हो, बट सैलरी की इनकम से कभी बिजनेस के लॉस खत्म नहीं होते। फिर अदर सोर्स के लॉस किसी भी हेड की किसी भी इनकम से खत्म करते हो, बट वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। बट मैंने कहा था अदर सोर्स में अगर वो लॉटरी वाले लॉस होंगे ना, वो सेट ऑफ भी नहीं होंगे। तो उसने बोला क्या? उसने बोला अदर सोर्स के लॉस हैं, तो मैं ये मान रहा हूं कि लॉटरी वाले नहीं है, क्योंकि अगर वो लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग वाले होंगे वो स्पेसिफिकली बताएगा ये नॉर्मल लॉस है। और अगर ये नॉर्मल लॉस है तो किसी भी हेड की किसी भी इनकम से खत्म कर सकते हो, बट कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे, बस ये पर ध्यान दो। अब एक बार यहां पे चेक करना सर। अब यहां पे हाउस प्रॉपर्टी के 65,000 रुपए के लॉस है, क्या ये सैलरी की इनकम से खत्म होंगे? यस खत्म हो जाएंगे। मैंने 65 यहां से माइनस कर दिया। उसके बाद 1,10,000 रुपए बिजनेस के लॉस है, क्या बिजनेस के लॉस सैलरी की इनकम से खत्म होंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे, सैलरी की इनकम से खत्म नहीं होते, तो ये 1,10,000 रुपए के लॉस खत्म नहीं होंगे। 30,000 रुपए के अदर सोर्स के लॉस हैं, क्या अदर सोर्स के लॉस सैलरी की इनकम से खत्म होंगे? नहीं होंगे। यस खत्म होंगे, बस ये पर ध्यान दो। तो 60,000 30,000 रुपए हो गए, 65,000 रुपए हो गए, 95,000 के लॉस खत्म हो जाएंगे। तो अगर 95 माइनस करूंगा बैलेंस कितना बचेगा? 4,65,000। तो आपकी इनकम आएगी 4,65,000। अब कई बच्चे गलती क्या करेंगे, वो यहां पे बिजनेस के लॉस माइनस कर देंगे। सर बिजनेस के लॉस किसी भी हेड की इनकम से खत्म कर सकते हो, आपने क्लास के अंदर पढ़ा होगा, सैलरी की इनकम से खत्म नहीं होते, बस ये बात ध्यान दो। और ये बात मेरे ख्याल से मैंने रिवीजन क्लास जो मैंने आधे घंटे की सेशन के अंदर डाली थी वहां पर भी कराई थी और बाकी क्लासेस में भी कराई थी। और आप सबने क्लासेस के अंदर ये वाला चैप्टर पढ़ा होगा सेट ऑफ वाला, तो वहां पर आपने स्पेसिफिकली पढ़ा होगा कि बिजनेस के लॉस को किसी भी हेड की इनकम से खत्म कर सकते हो, सैलरी की इनकम से खत्म नहीं होते, बस ये बात ध्यान दो। ठीक है जी? तो सैलरी की इनकम से लॉस कौन कौन से खत्म होंगे? एक तो हाउस प्रॉपर्टी वाले और एक अदर सोर्स वाले, दोनों खत्म कर दूंगा। तो अगर दोनों खत्म करूंगा तो बैलेंस इनकम जो बचेगी 4,65,000, ये आपकी नेट इनकम निकल के आएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं सर। अब अगर आप इसको मुश्किल बोलोगे तो सर ये लगा लो पेपर का लेवल सेम या इससे ज्यादा ही आएगा, इससे कम नहीं आएगा। मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। अगर आपने सेट ऑफ का चैप्टर ध्यान से पढ़ा है तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, और अगर सेट ऑफ का चैप्टर आपके माइंड में नहीं आ रहा तो फिर ये क्वेश्चन मुश्किल बन जाएगा। ठीक है जी? आओ जी आगे बढ़ते हैं। आगे देखो ये कहना क्या चाह रहा है, एक कंपनी हैज द फॉलोइंग करंट साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर, करंट डेप्रिसिएशन, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन और ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, द ऑर्डर और सीक्वेंस ऑफ सेट ऑफ। कहना चाह रहे हैं सीक्वेंस ऑफ सेट ऑफ क्या है। याद करो सब, जो क्लास में जब हमने सेट ऑफ का चैप्टर किया होगा ना, तो आपको मैंने सीक्वेंस लिखवाया था कि किस सीक्वेंस में आपको लॉस खत्म करने हैं। सबसे पहला खत्म करेंगे करंट साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर, याद करो सेक्शन नंबर 35 वाले, पहले वो खत्म करेंगे। फिर करंट ईयर डेप्रिसिएशन वो खत्म करेंगे। उसके बाद फिर आपके जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस होंगे फिर वो खत्म करेंगे। फिर जो अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन होंगे ना वो खत्म होंगे। तो पहला आंसर आएगा फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और थर्ड। तो हमारी सीक्वेंस जो होगा ना वो सीक्वेंस ये वाला होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी आप एक बार जाके नोट्स एक बार चेक कर लेना। आपने नोट्स में देखा होगा पहले हमारे करंट ईयर साइंटिफिक एक्सपेंडिचर आएंगे, देन करंट ईयर डेप्रिसिएशन, ठीक है जी, फिर आपके पिछले साल के लॉस, फिर अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। इस सीक्वेंस में आपको लॉस खत्म करने हैं, ये बात ध्यान देना। ठीक है, तो ये हमारा सीक्वेंस निकल के आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। उसके बाद देखो जी, वो ये बात कहना चाह रहा है, रोहन है एंगेज इन द मल्टीफेरियस एक्टिविटी, रिपोर्टेड द फॉलोइंग, लॉस फ्रॉम बिजनेस 80,000, हाउस प्रॉपर्टी के लॉस 1,20,000 पे, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 70,000 है। वो कह रहे हैं उसने जो रिटर्न है ना वो टाइम पर फाइल नहीं की, और अगर रिटर्न टाइम पर फाइल नहीं की है, इट मींस लेट फाइल की है, तो कौन कौन से लॉस ऐसे हैं जो कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। ये क्वेश्चन गलत बना हुआ है जी।
ये क्वेश्चन गलत बना हुआ है। याद करो रिटर्न के चैप्टर में आपने एक सेक्शन 139(3) किया होगा, जहां पर मैंने कहा था कि अगर आपके लॉस हैं और आप रिटर्न सही टाइम पर फाइल नहीं करते तो बिजनेस के लॉस और कैपिटल गेन के लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। बिजनेस के लॉस और कैपिटल गेन के लॉस सेट ऑफ हो जाएंगे बट कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। हाँ, हाउस प्रॉपर्टी के लॉस हैं वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, बट बिजनेस और कैपिटल गेन के लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे अगर आपने रिटर्न सही टाइम पर फाइल नहीं की। अब मुझे फटाफट सोच के बोलना सर, यहां पे बिजनेस के लॉस उसने बोला कौन से कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे, तो बिजनेस के लॉस ये भी नहीं होंगे और कैपिटल गेन के लॉस ये भी नहीं होंगे, हाउस प्रॉपर्टी के हो जाएंगे। तो बताओ ए और सी ये दोनों सही आंसर हैं। तो यहां पे ए और सी जो आएगा ये दोनों सही आंसर होंगे, बट यहां पे ऐसा कुछ दिया ही नहीं है। तो आप चेक कर लो, इंस्टीट्यूट ने खुद माना है कि इसमें हमसे गलती हुई है और जिसने ए या सी दोनों में से कोई भी लिखा होगा ना उसको हम ग्रेस नंबर देंगे, और जो बच्चा अटेंड ही नहीं करके आया उसको नंबर नहीं मिलेंगे, ये बात ध्यान देना। तो अगर आज ये क्वेश्चन बनेगा, उम्मीद करता हूं अब ये आंसर सही कर देंगे। इसमें एक ऑप्शन और बनेगा कि बोथ ए एंड सी, क्योंकि ना तो बिजनेस के लॉस कैरी फॉरवर्ड होते हैं और ना ही कैपिटल गेन के लॉस कैरी फॉरवर्ड होते हैं, ये बात ध्यान देना। हाँ, अगर वो यहां पे कैन नोट की जगह कैन लिख देता कि कौन से लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, फिर मेरा आंसर क्या बन जाता, फिर हाउस प्रॉपर्टी बन जाता। तो उसने मुझसे कैन नहीं पूछा, उसने कैन नोट पूछा है। तो अगर कैन नोट की बात करूंगा तो ए और सी ये दोनों आंसर निकल के आएंगे, ये बात ध्यान दो। ठीक है जी। सर एग्जाम में ऐसी ऐसी गलतियां होती हैं क्या, ये आप हमारे मजे ले रहे हो? सर आपके पास गाइडलाइंस आंसर हैं, आप उसके आंसर खुद देख लेना पीछे। इंस्टीट्यूट ने खुद माना है कि हमसे गलतियां होती हैं, और दिसंबर 17 के पेपर में तो उनसे इतनी गलतियां हुई थी ना, इतनी गलतियां हम सोच भी नहीं सकते। बट वो बोलते हैं कि हम ग्रेस नंबर देते हैं। अब वो ग्रेस नंबर देते हैं नहीं देते वो मुझे नहीं पता, उस बारे में मैं साइलेंट हूं बिल्कुल। बट उन्होंने बोला ग्रेस नंबर देते हैं और उम्मीद करता हूं वो ग्रेस नंबर देते भी होंगे, बट वो तब देते होंगे 100% ये तो श्योर है कि रोजा पेपर अटेंड करके आएगा। जिसने क्वेश्चन ही छोड़ दिया उसको नंबर नहीं मिलेंगे, बस ये बात ध्यान देना। ठीक है, और ये हर बार ये होता ही है, हर बार आज तक सिंगल अटेम्प्ट भी ऐसा नहीं किया जिस पेपर में गलती ना हुई हो। दिसंबर 19 वाला पेपर था, उसमें कम से कम 5 क्वेश्चन गलत थे, और दिसंबर 17 में देख लो आपसे कितनी गलती है। तो सर हर क्वेश्चन में ना, हर पेपर में 5-6 क्वेश्चन गलत होते ही हैं, वो हमें पहचानने पड़ते हैं और वो देखते पता लगते हैं। तो ऐसा नहीं वो छोड़ के आने हैं, हमें करके आने हैं, क्योंकि अगर ग्रेस नंबर मिलेंगे वो मिलेंगे ही तब जब मैंने पेपर अटेंड किया होगा। ठीक है, बट ऐसा मत करना नालायकों कि जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आ रहा वो गलत होगा। कई बार नालायक बच्चे क्या सोचते हैं, अच्छा मुझसे नहीं निकल रहा तो क्वेश्चन ही गलत होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, बहुत रेयर चांस है गलतियां होती हैं, बट फिर भी हर अटेम्प्ट में 4-5 क्वेश्चन में गलती हो जाती है। बट हमें अपना बेस्ट दे के आना है, हमें बेस्ट लॉजिकल माइंड से क्वेश्चन पढ़ने, इसका बेस्ट आंसर क्या होगा। ठीक है जी, ये बात ध्यान देना। आगे देखो फिर क्वेश्चन नंबर 43 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 43 है डिडक्शन का, सेक्शन 80C आपने पढ़ा होगा डिडक्शन का। अभी जो बच्चों का चैप्टर कंप्लीट हुआ है, अभी जो बच्चे फेस टू फेस वाले और ऑनलाइन वाले हैं, उनमें अभी मैंने चैप्टर कंप्लीट करवाया था डिडक्शन का। याद करो डिडक्शन के चैप्टर के अंदर मैंने कहा था कि अगर आपने हाउसिंग लोन लिया है, उस हाउसिंग लोन पर जो भी इंटरेस्ट पे करोगे, इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलती है 24B हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। और जो आपने लोन लिया उस घर के लिए, उस घर के लोन की रीपेमेंट करोगे तो 80C के अंदर मिलती है। तो आप जो लोन रीपेमेंट कर रहे हो वो भी 80C में है, और जो आपने परचेस के टाइम पर जो भी स्टैंप ड्यूटी पे की होगी वो भी आपको 80C में है, बट जो इंटरेस्ट का बेनिफिट होगा ना वो 24B के अंदर होगा। तो एक बार चेक करना क्वेश्चन में क्या लिखा है। वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि आपने घर प्रॉपर्टी परचेस किया 8 लाख की, उस पर स्टैंप ड्यूटी पे की है 80,000 की, और लोन की रीपेमेंट की है 60,000 रुपए की, इंटरेस्ट दिया है 20,000 रुपए का। अब जो 20,000 रुपए का इंटरेस्ट है उसकी डिडक्शन कहां मिलेगी, 24B में, और जो स्टैंप ड्यूटी है और जो हाउसिंग लोन की रीपेमेंट है इन दोनों की कहां पे मिलेगी, 80C में मिलेगी। तो उसने मुझसे मांगा क्या है कि 80C में डिडक्शन कितनी मिलेगी। तो गलती से भी यहां पे गलती मत कर क्या ना, एक तो रीपेमेंट इसकी मुझे मिलेगी 60,000 पे, और एक स्टैंप ड्यूटी इसकी मिल जाएगी 80,000 पे, टोटल कितना हो गया 1,40,000। तो इसका आंसर 1,40,000 आएगा। ठीक है जी। कई बच्चे क्या करके आते हैं सिर्फ 60,000, उनको लगता है रीपेमेंट की मिलती है, नहीं। आपको मैंने पहले भी कहा था कि जब आप घर परचेस करते हो उस परचेस के लिए जो भी लोन है, जो थोड़े बहुत एडिशनल खर्चे हैं 80C में आ जाएंगे, बट जो उस लोन पर इंटरेस्ट पे करते हो उसके लिए 24B के पास जाना पड़ेगा, बस ये बात ध्यान दो। तो देखो इंटरेस्ट वाला मैंने यहां से काटा हुआ है क्योंकि उसके लिए 80C नहीं मिलता, उसके लिए 24B है। तो 80C में कितना मिलेगा, 80 और 60 140, और मैक्सिमम लिमिट कितनी है 1.5 लाख, तो 1.5 लाख के अंदर है तो पूरा का पूरा 140 मिल जाएगा, ये बात ध्यान दो। ठीक है जी, आगे आओ जी। फिर मिस्टर उदय इज ए रेजिडेंट इंडिविजुअल हैविंग पेटेंट रजिस्टर्ड इन ऑन
July 15 under the Patent Act 1970 he received 5 lakh by way of royalty from ABC Limited. During the financial year 1920 the quantum of royalty eligible for deduction, याद करो जी, रॉयल्टी अगर पे करोगे सेक्शन 2 थे, एक तो 80 QQB था, कॉपीराइट पे जो रॉयल्टी पे करोगे डिडक्शन मिलेगी 3 लाख तक, और अगर पेटेंट्स पे रॉयल्टी पे करोगे 80 RRB डिडक्शन तो भी कितनी मिलेगी 3 लाख तक। जब रॉयल्टी 5 लाख पे की है तो डिडक्शन मैक्सिमम कितनी मिलेगी 3 लाख, तो आंसर कितना आएगा 3 लाख। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो याद कर लेना, एक बार घर आके नोट्स भी उठा के देख लेना, 80 RRB जो आपने पढ़ा होगा और 80 QQB में रॉयल्टी के दोनों केस मैंने कहा था कि डिडक्शन मिलती है जितनी रॉयल्टी पे करोगे वो, और 3 लाख विच एवर इज लेस, तो मतलब 3 लाख से ऊपर का बेनिफिट मिल ही नहीं सकता, तो अमाउंट कितना आएगा 3 लाख रुपए, ये हमारा आंसर निकल के आएगा। ठीक है जी, आगे बढ़े, बच्चा कह रहा है यस सर आगे बढ़ो। आओ जी क्वेश्चन नंबर 45 पे आओ फिर। मिस्टर वीर, एक मिस्टर वीर है, अर्न मंथली रेंटल इनकम 60,000 फ्रॉम ए हाउस प्रॉपर्टी, ही सफर फ्रॉम सेवरल डिसेबिलिटी एंड हैज ऑब्टेन सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रिस्क्राइब मेडिकल अथॉरिटी, he has not incurred any expenditure towards treatment of several disability, his total income chargeable to tax deduction under section 80U। वो ये बात कहना चाह रहे हैं टोटल इनकम निकाल दो डिडक्शन माइनस करने के बाद। पहले तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कितनी है 60,000 पर मंथ, तो भैया जीएवी कितनी आ गई 7,20,000 आ गई। अब अगर जीएवी 7,20,000 है, माइनस में म्युनिसिपल टैक्स वो है नहीं, एनएवी कितनी आ गई 7,20,000 आ गई, फिर माइनस में 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, तो 5,04,000 पे ये मेरी इनकम आ गई। माइनस कर दो डिडक्शन 80U की, और याद करो 80U में कितनी मिलती है, अगर नॉर्मल डिसेबिलिटी है तो 75, और अगर ज्यादा डिसेबिलिटी है तो 1,25,000। यहां पर उसने क्या बोला कम है ज्यादा है, ज्यादा लिखा है ना सेवर, इट मींस हाईएस्ट डिसेबिलिटी है, 80% से ऊपर डिसेबल है, तो 125 माइनस कर दूंगा। एक बच्चा कहता है सर रुको, यहां तो उसने कोई खर्चा ही नहीं किया, और अगर खर्चा ही नहीं किया तो डिडक्शन क्यों मिलेगी। याद करो आपको मैंने पहले भी कहा था, अगर हैंडीकैप वाला केस होगा तो चाहे खर्चा करो या ना करो लिमिट आपकी फिक्स है, चाहे खर्चा करो या ना करो लिमिट फिक्स है, या तो 75 या 125 मिलनी है, तो ये यहां पे 125 मिल जाएगी, तो बैलेंस इनकम आएगी 3,79,000, ये हमारी इनकम निकल के आ रही है। और सर कई बच्चे यहां पे बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो क्या करेंगे, वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम 60,000 मल्टीप्लाई 12 सीधा वो ले लेंगे। सर ये रेंटल इनकम है, इससे पहले हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालनी है, और जो मेरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आएगी उसी को ग्रोस टोटल इनकम मानूंगा, फिर माइनस करेंगे डिडक्शन 80U की 125, बैलेंस आ गई टोटल इनकम, उसने मुझसे मांगा ही क्या था, टोटल इनकम मांगा था। देखो इस तरह से क्वेश्चन होते हैं सर, क्वेश्चन बिल्कुल छोटे छोटे आएंगे सर, अब वो डिपेंड करता है कि आपका माइंड हर चैप्टर में घूम पा रहा है नहीं घूम पा रहा, और इतनी गारंटी दे रहा हूं सर अभी बहुत टाइम पड़ा है, आज हमारी 17 तारीख है, आज हमारी 17 तारीख है, ये लगा लो अभी भी पूरे 40 से 45 दिन आपके पास है, और 40 से 45 दिन मींस अप्रोक्सीमेट ये लगा लो अभी हमारे 20 से 25 सेशन अभी यूट्यूब पे आने हैं, और अगर 20 से 25 सेशन भी अगर आप डेली अटेंड कर लोगे ना, इतनी गारंटी दे रहा हूं, इतनी तैयारी तो मैं करा दूंगा कि आपको टैक्स का पेपर देने में डर नहीं लगेगा, इतनी मेरी गारंटी है। अगर मुश्किल से मुश्किल आज तक का सबसे मुश्किल पेपर भी आ गया ना, तो भी आपको इतना मुश्किल नहीं लगेगा, वैसे इतना मुश्किल आएगा नहीं, क्योंकि लॉकडाउन आप सब जानते हो ये प्रॉब्लम चल रही है, तो पेपर वो इतना टफ लेवल का बनाएंगे नहीं, रीजन बिंग उन्हें पता है कि बच्चों की तैयारी कैसे चल रही होगी। बट मैं दोबारा बोल रहा हूं, आपके माइंड में थॉट आना ही नहीं चाहिए पेपर आसान है पेपर मुश्किल, आपके माइंड में ये होना चाहिए कि मैंने तैयारी पूरी की है, चाहे पेपर मुश्किल बने चाहे आसान बने, मैं उसको सोल्व करके आऊंगा। और सर आप सब जानते हो आज तक मैंने यूट्यूब पे इतने एफर्ट्स कभी नहीं लगाए, आप मेरे पिछले यूट्यूब वीडियो उठा के देख लो, डेली आज तक मैं इतने लंबे टाइम तक कभी शाम को नहीं आया। किस लिए आ रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे घर में बैठे हैं, उनकी तैयारी हो रही है नहीं हो रही, कम से कम वो शाम को अगर 1 घंटा बैठकर भी मेरे साथ पढ़ लेंगे ना, तो मुझे इतनी उम्मीद है कुछ तो उनको समझ में आता होगा, कुछ तो बेनिफिट मिलता होगा। मैं 100% नहीं कह रहा, क्योंकि 100% उसको मिलेगा जो ऑलरेडी क्लासेस लेके रिवीजन करके फिर ये देख रहे हैं, उसको 100% बेनिफिट मिलेगा। बट जो बिना रिवीजन के देख रहे हैं या नॉर्मली वो देख रहे हैं, तो कम से कम इतना तो है समझ में कुछ तो आता होगा कि मैं बोल क्या रहा हूं। ठीक है, तो बस आपने कुछ नहीं करना, डेली शाम को आके यहां पे बैठ जाना है, वो अपने आप काम होता रहेगा आपका। ठीक है जी, आगे देखो फिर और चेक करो। मिस्टर बाला ट्रांसफर हिज लेट आउट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी टू हिज वाइफ बाय वे ऑफ गिफ्ट सेटलमेंट। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर शी अर्न रेंटल इनकम 30,000 per month. She made fixed deposit in a bank out of such rental income.
earn interest income during the year 21,000, the total amount of income liable for clubbing in hands of Mr. बाला। लो जी, कहना चाह रहे हैं हस्बैंड ने वाइफ को एक हाउस प्रॉपर्टी किराए पर दी, सॉरी हाउस प्रॉपर्टी गिफ्ट दी, वाइफ ने आगे किराए पर लगा दी। तो याद करो क्लबिंग के लॉ में आपने एक सेक्शन किया होगा 6414। उस सेक्शन में क्या पढ़ा होगा, अगर हस्बैंड वाइफ को एसेट ट्रांसफर करेगा, अगर हस्बैंड वाइफ को एसेट ट्रांसफर करेगा और वो एसेट कोई भी एसेट होगी हाउस प्रॉपर्टी को छोड़कर, तो जो भी आने वाली इनकम होगी ना वो हस्बैंड में क्लब हो जाएगी। बच्चा कह रहे इट मींस हाउस प्रॉपर्टी वाले केस में क्लबिंग नहीं होती, होती है। हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में एक सेक्शन 27 था डीम्ड ओनर का। उस डीम्ड ओनर में क्या लिखा था, अगर हस्बैंड वाइफ को हाउस प्रॉपर्टी देगा विदाउट कंसीडरेशन तो हस्बैंड ही उसका ओनर माना जाएगा, वाइफ ओनर नहीं मानी जाएगी। तो जो भी इनकम होगी वो किसके हाथ में क्लब होगी, हस्बैंड के हाथ में। बट वो 6414 में क्लब नहीं होगी, वो 27 डीम्ड ओनर वाले सेक्शन में क्लब होगी। बस ये बात ध्यान दो। और सिंपल सी बात है सर, आपको सेक्शन ध्यान हो या ना हो, क्लबिंग हस्बैंड के अंदर होनी है, बस ये बात ध्यान दो। बट एक बात मैंने आपको वहां पे बताई थी कि जो एसेट ट्रांसफर की उससे आने वाली इनकम हस्बैंड में क्लब होगी। अब जो इनकम उसने कमाई उस इनकम को फर्दर इन्वेस्ट कर दिया वाइफ ने, तो इनकम से इनकम कमाना जो है ना वो हस्बैंड में क्लब नहीं होता, बस ये बात ध्यान दो। वो क्लबिंग किसमें होगा, वाइफ में। तो सर जो ये इंटरेस्ट की इनकम है ना 21,000 रुपए की, दैट इज एक्रीशन ऑफ इनकम। और मैंने क्लास के अंदर कहा भी था आपको, एक्रीशन ऑफ इनकम वाइफ और सन्स वाइफ वाले केस में क्लब होता है, माइनर वाले केस में क्लब नहीं होता। सॉरी, एक्रीशन ऑफ इनकम वाइफ और सन्स वाइफ वाले केस में क्लबिंग नहीं करते, माइनर वाले केस में क्लबिंग करते हैं। क्योंकि मैंने कहा था वाइफ और सन्स वाइफ में सिर्फ वही इनकम क्लब करना हस्बैंड में जो एसेट ट्रांसफर की है उससे आने वाली इनकम। माइनर वाले केस में तो सारी इनकम क्लब करनी है, माइनर वाले केस में तो सारी इनकम क्लब करनी है, चाहे वो इनकम कोई भी हो। बस हाँ, अगर माइनर बच्चा हैंडीकैप है वो छोड़ देना, और अगर माइनर की स्किल वाली इनकम है वो छोड़ देना। बट यहां पे एक बार चेक करना, यहां पे कौन सा केस है, वाइफ या माइनर, वाइफ वाला केस है। तो उसने जो उससे इनकम कमाई वही क्लब करनी है, इनकम से जो इनकम कमाई है वो क्लब नहीं करनी। तो ये 21,000 ये क्लब नहीं होंगे। अच्छा, अब ये रेंटल इनकम आ रही है 3,60,000, तो क्या ये सारी इनकम क्लब हो जाएगी, नहीं। पहले हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालो, जीएबी 3,60,000, म्युनिसिपल टैक्स है नहीं, एनएवी भी 3,60,000, माइनस 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो कितना आएगा 252, ये इनकम क्लब हो जाएगी। देखो री, ये इनकम क्लब होगी। और अगर आप इसमें 21,000 का इंटरेस्ट भी ऐड कर दोगे तो 273, देखो ये भी आंसर दिया हुआ है। और कई नालायक बच्चे ये करके आएंगे, कई नालायक बच्चे जो अभी सामने बैठे हैं ना, इसमें से भी कई बच्चे यही करके आएंगे। रीजन बिंग, उनके हाथ में, जब मैं बोल रहा हूं ना, उनके हाथ में इस टाइम मोबाइल है और वो घर वालों को दिखा रहे हैं हम सेशन अटेंड कर रहे हैं। वो घर वालों को ये दिखा रहे हैं हम कितना पढ़ रहे हैं, कि देखो हम डेली शाम को 1 घंटा पढ़ते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि हाथ में मोबाइल लेके वो किसी और से चीटिंग नहीं कर रहे, अपने आप से चीटिंग कर रहे हैं। मुझसे क्या कर रहे हो सर, एक बात मुझे बताओ, आपको लग रहा है कि मेरे सामने कैमरा है मुझे नहीं दिख रहा तो आप मुझे चीट कर जाओगे? सिंपल सी बात है सर, मुझसे चीट करके भी कोई फायदा थोड़ा है। आप मुझसे चीट करो, घर वालों से करो, आप अपने आप से चीट कर रहे हो, रिजल्ट आपका खराब हो रहा है और डिग्री आपको ही मिलनी है, ये बात ध्यान देना। कहीं आप सोच रहे हो ना कि डिग्री मतलब मिल जाएगी तो ये हो जाएगा वो जाएगा, सर डिग्री आपको मिलनी है और नाम आपका होना है। पेरेंट्स को बस प्राउड फील होगा, मुझे प्राउड फील होगा। और ये 10 मिनट के मोबाइल के चक्कर में ना आप अपना रिजल्ट खराब कर दोगे, तो उसको थोड़ी देर के लिए नीचे रख दो, ठीक है? इधर देखना ध्यान से, दोबारा मैं बोल रहा हूं, जिन बच्चों के हाथ में मोबाइल था सिर्फ उनके लिए बोल रहा हूं। इस क्वेश्चन को अगर घर जाके दोबारा ध्यान से पढ़ोगे, यहां पे हाउस प्रॉपर्टी किराए पर दी है, हाउस प्रॉपर्टी से आने वाली इनकम वो क्लबिंग करोगे, जो इनकम उससे आई है उस इनकम से इनकम कमाओगे, वो क्लबिंग नहीं करोगे, वो होता है एक्रीशन ऑफ इनकम। एक्रीशन ऑफ इनकम वाइफ और सन्स वाइफ वाले केस में कभी क्लब नहीं होता, माइनर वाले केस में क्लब होता है। तो ये क्वेश्चन वाइफ का है, ये 21,000 रुपए हमें क्लब नहीं करने, सिर्फ क्लबिंग कौन सी करनी है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, तो वो इनकम आएगी 252, तो क्लबिंग कितनी होगी 252। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। स्पेक्यूलेटिव लॉस जो है, लोरी स्पेक्यूलेशन बिजनेस के लॉस कितने साल तक आगे जाएंगे, 4 साल। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 4 साल आप सब जानते हो। एक तो हॉर्स रेस वाले वो भी 4 साल, स्पेक्यूलेटिव वाले वो भी 4 साल। आगे देखो, मिस्टर भास्कर ए पर्सन विद डिसेबिलिटी रेफर टू इन सेक्शन 80U is employed in a bank. He paid 50,000 premium on life insurance policy taken on himself and whose sum assured 4 lakh. The amount of premium eligible for deduction under section 80C. याद करो जी, सेक्शन 80C के अंदर मैंने कहा था कि अगर हैंडीकैप वाला केस होगा तो आपको
डिडक्शन जो मिलेगी ना वो सम एश्योर्ड का 15% मिलेगी। अब मुझे नहीं पता कितने बच्चों को ध्यान आ रहा है, मैंने क्लास में पूरा एक लेक्चर लगाया था 80C के ऊपर प्रीमियम वाले केस में, अगर आपको ध्यान आ रहा है, और मैंने इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए थे। मुझे नहीं पता कई बच्चे समझ रहे होंगे पता नहीं यार चल क्या रहा है। सर मैंने वहां पे कई सारे केस बनवाए थे, मैंने कहा था आप चेक करोगे पॉलिसी हुई कब है। इस क्वेश्चन में पॉलिसी की डेट नहीं दी, हम क्या एज्यूम करेंगे पॉलिसी लेटेस्ट है, और अगर पॉलिसी लेटेस्ट है तो सम एश्योर्ड का नॉर्मल केस में 10%, हैंडीकैप वाले केस में 15%। तो सम एश्योर्ड कितना है 4 लाख, उसका 15% निकालूंगा 60,000, और प्रीमियम कितना पे किया है 50,000, तो अलाउड भी कितना होगा 50,000, तो इसका आंसर आएगा 50,000। तो बताओ इस क्वेश्चन में है क्या। अब इसको यही नहीं पता कि भैया सम एश्योर्ड वाले केस में परसेंटेज कितनी लेनी है, क्योंकि नॉर्मली बच्चा माइंड में क्या लेके बैठता है 10%, वो 10% है बट वो हैंडीकैप को छोड़ के है। अगर क्वेश्चन हैंडीकैप का बनेगा तो 15% है, नॉर्मल क्वेश्चन बनेगा तो क्वेश्चन आएगा 10%। अगर ये हैंडीकैप ना बोलता ना नॉर्मल बोलता, फिर मैं इसका निकालता 10, तो फिर कितना आंसर आता 40 और 50, लेस कितना बनता 40, तो इसका आंसर फिर 40,000 आता। बट मैं अब 40,000 नहीं दूंगा क्योंकि क्वेश्चन उसने साफ साफ बोला है डिसेबल है, और अगर डिसेबल वाले केस की बात होगी तो सम एश्योर्ड का 15% आपको निकालना पड़ेगा, बस ये पर ध्यान दो। तो यहां पे 60,000, प्रीमियम कितना पे किया 50,000, तो लेस कौन सा बनेगा 50, तो रिडक्शन 50 की मिलेगी। आगे आओ जी। मिस्टर आनंद एंगेज इन द बिजनेस वॉन्ट्स टू डिपॉजिट इन पेंशन फंड ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन एलिजिबल फॉर डिडक्शन फ्रॉम टोटल इनकम। याद करो 80CCC, 80CCC में क्या था, अगर LIC वाला पेंशन फंड में कॉन्ट्रीब्यूशन किया, अगर आपने LIC के पेंशन फंड में कॉन्ट्रीब्यूशन किया तो डिडक्शन कितनी मिलती है मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए की, तो आंसर कितना आएगा 1.5 लाख रुपए। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन यहां से काट देना जी, अगला यहां से काट देना। अगला और क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 किसका है, ये भी डिडक्शन का ही है, और सेक्शन है 80E। आप चेक कर रहे हो डिडक्शन के क्वेश्चन कितने बन रहे हैं, और हर अटेम्प्ट में कितने बन रहे हैं, कम से कम 4-5। और आपको मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि आपको लिमिट्स याद करनी है, अगर लिमिट्स याद नहीं होंगी क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे। और आप चेक कर लो ये वाले क्वेश्चन में भी क्या थी, लिमिट थी, ये वाले क्वेश्चन में भी क्या थी, लिमिट थी, और जो मैं अगला क्वेश्चन डिडक्शन का दिखा रहा हूं इसमें भी लिमिट ही है, और जो इससे ऊपर क्वेश्चन बना 80 RRB वाला उसमें भी क्या थी, लिमिट ही थी। तो डिडक्शन के पूरे चैप्टर में लिमिट्स हैं, और अगर लिमिट्स याद नहीं होंगी आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे। एक बार चेक करना क्वेश्चन नंबर 51। मिस्टर रात बोरो लोन 10 lakh फॉर द हायर एजुकेशन इन इंडिया in the year 89 he completed the course study 11-12 he started repayment of the loan April 13 he paid interest 41,000 and principal पे किया 1,20,000 ड्यूरिंग 1920। तो डिडक्शन कितनी मिलेगी 80E के अंदर। आप सब जानते हो 80E में जो में डिडक्शन मिलती है वो इंटरेस्ट की मिलती है, रीपेमेंट की मिलती है, सिर्फ इंटरेस्ट की, सिर्फ इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट कितना पे किया 41,000, तो डिडक्शन भी कितनी मिलेगी 41,000 की। अब जिन बच्चों को यही नहीं पता 80E है क्या, और कुछ बच्चों को पता है, वो पीछे से दोस्त उंगली मारेगा ना, वो क्या बोलेगा कि भाई हायर एजुकेशन के लिए चाहे लोन लिया हो चाहे इंटरेस्ट हो 80E के अंदर माइनस कर दियो, भूल के भी ये गलती मत कर देना, भूल के भी ये गलती मत कर देना। 80E जो है वो सिर्फ इंटरेस्ट के लिए है, रीपेमेंट के लिए नहीं है। तो भैया इंटरेस्ट मेरा 41,000 है, तो बेनिफिट जो मुझे मिलेगा ना 41,000 मिलेगा। और आप सब जानते हो 80E का जो बेनिफिट मिलता है 8 साल तक मिलता है बस, और अभी 8 साल कंप्लीट नहीं हुए, तो 1920 में क्या बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा, यस मिलेगा, और सिर्फ इंटरेस्ट का, और इंटरेस्ट कितना है 41, तो बेनिफिट भी कितना मिलेगा 41 का मिलेगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 52 पे आओ जी। मिस्टर गणेश गेव ए डोनेशन बाय वे ऑफ चेक 40,000 बाय एंड बाय कैश ₹5,000 टू अप्रूव चैरिटेबल ट्रस्ट हैविंग रिकॉग्नाइज अंडर सेक्शन 80G। लो जी 5,000 रुपए की पेमेंट की है कैश में, अब ये तो अलाउड ही नहीं होगा, क्योंकि 2,000 से अगर ऊपर कैश पे करोगे अलाउड नहीं होता, ये 5,000 रुपए अलाउड नहीं है। और जो 40,000 रुपए डोनेशन दी ट्रस्ट को, तो डिडक्शन कितने परसेंट मिलती है 50%। याद करो मैंने 80G के अंदर कहा था कुछ केस में 100%, कुछ केस में 50%। अब जो चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, रिलीजियस ट्रस्ट होते हैं, उनको अगर डोनेशन दोगे तो जितनी डोनेशन दोगे ना उसका 50% आपको डिडक्शन मिल जाएगी। तो अगर मैंने 40,000 डोनेशन दी है तो अलाउड कितना होगा 20,000 रुपए, तो इसका आंसर कितना आएगा 20,000 रुपए। ठीक है जी। और ये 5,000 जो कैश वाला है, कैश वाला अलाउड नहीं होगा, क्योंकि 2,000 से अगर ऊपर कैश पे करोगे वो अलाउड नहीं होता, ये बात ध्यान देना। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 53 पे आओ जी। 53 मुरली एंड कंपनी ए पार्टनरशिप फर्म कंसिस्टिंग ऑफ 3 पार्टनर, 3 पार्टनर है, इज एंगेज इन द टेक्सटाइल ट्रेड। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है बिफोर अलाइंग इंटरेस्ट और कैपिटल और सैलरी दैट इज 9 लाख।
बुक प्रॉफिट मतलब कितने के हैं, 9 लाख के बुक प्रॉफिट हैं। पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इट प्रोवाइड फॉर वर्किंग पार्टनर, सैलरी है 25,000 पर मंथ फॉर ऑल दी 3 पार्टनर। अब ये ऑल दी 3 पार्टनर का मतलब ये नहीं है कि सबको 25,000 टोटल मिल रही है। ऑल दी 3 पार्टनर का मतलब ये है हर पार्टनर को अलग अलग 25 ही मिल रही है, अमाउंट सेम है। अब अगर 25,000 पर मंथ है मल्टीप्लाई 12, तो सैलरी कितनी मिल रही है एक पार्टनर को, 3 लाख। और अगर एक पार्टनर को 3 लाख मिल रही है, पार्टनर हमारे कितने हैं, 3 पार्टनर, तो सैलरी मिल कितनी रही होगी, टोटल सैलरी फर्म दे रही होगी 9 लाख रुपए की सैलरी। अब अगर 9 लाख रुपए की सैलरी दे रही है ना, तो हमें देखना है अलाउड मुझे कितनी है बस। अब कितनी मुझे अलाउड है वो कैसे निकलेगा, मैंने क्या कहा था, जितने आपके बुक प्रॉफिट होंगे उसके 2 टुकड़े करोगे। और एक क्वेश्चन किसका है, पीजीपी के चैप्टर का, सेक्शन 40B, याद करो 40B के अंदर था, जो पहले 3 लाख के बुक प्रॉफिट होंगे उसका 90% और 1.5 लाख विच एवरेज हायर। तो भैया पहले 3 लाख के बुक प्रॉफिट का 90 कितना आएगा, 2,70,000, और 1.5 लाख हायर क्या बनेगा, 270, तो ये 270 आ गया। और जो बैलेंस बुक प्रॉफिट है उसका 60%, तो भैया बैलेंस कितने हैं, 6 लाख, उसका 60 कितना बनेगा, 3,60,000। तो 2,70,000 प्लस में 3,60,000, 6,30,000 रुपए की सैलरी अलाउड होगी, इससे ऊपर की सैलरी अलाउड नहीं होगी। और यहां पे सैलरी दी कितनी है, 9 लाख रुपए दी है। कई बच्चा यहां पे गलत समझ लेता है, इस लाइन को वो गलत इंटरप्रेट करता है, वो कहता है सर टोटल सैलरी 3 लाख दी है, सर टोटल नहीं थी, वो कह रहा है 25,000 पर मंथ फॉर ऑल दी 3 पार्टनर, मतलब सभी पार्टनर की सैलरी सेम है। तो 3 लाख किसकी, 3 लाख किसकी, 3 लाख किसकी, सैलरी 9 लाख है। और जो डिडक्शन आ रही है वो कितनी आ रही है, 6,30,000। अब सोच के बोलना, अगर डिडक्शन 6,30,000 पे आ रही है तो हमें क्या बताना है, इनकम ऑफ द फर्म आफ्टर अलाउंस, डिडक्शन माइनस करने के बाद। तो सोच के बोलना, इनकम उसकी 9 लाख है, अब उस 9 लाख में से डिडक्शन 6,30,000 माइनस कर दूंगा तो बैलेंस इनकम कितनी बचेगी, 2,70,000 पे, देखो 270 आ जाएगा। और अगर वही बच्चा गलती करके आता, वो ये बोलता भाई 9 लाख की इनकम है और 9 लाख सैलरी दी है, सारी सैलरी अलाउड है, तो उसका आंसर कितना आता, नील। तो इसका आंसर नील नहीं है सर, इसका आंसर नील नहीं है, बस ये बात ध्यान देना। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत ध्यान से पढ़ना। यहां पे गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि भैया सैलरी आपने दिया है टोटल 9 लाख रुपए, अब कितनी सैलरी अलाउड है वो तुम निकाल लो। और वो कैसे पता लगेगा, बुक प्रॉफिट के 2 टुकड़े करेंगे, और यहां पे पहले का 90 दूसरे का 60, टोटल मेरा 630 आ गया, मतलब इतनी सैलरी फर्म के हाथ में अलाउड है। अब भैया अगर प्रॉफिट 9 लाख रुपए के हैं, 630 सैलरी अलाउड है, तो बैलेंस कितना आ गया, 270, वो मेरी इनकम आ गई, तो इनकम हो जाएगी टैक्सेबल, ये मेरा 270 आ गया। बच्चा कह रहा है सर क्वेश्चन तो मुश्किल मुश्किल चल रहे हैं ये। अब हमें पता लग रहा है कि पेपर धीरे डे बाय डे हर अटेम्प्ट के अंदर पेपर मुश्किल होता जा रहा है। यस सर, अब वो जमाना खत्म हो गया, सुचिता का स्कैनर ले लो और पास हो जाओ, वो जमाने चले गए। अब वो जमाना था जब बिल्कुल स्टार्टिंग में एमसीक्यूज आए थे। अब अगर प्रोविजन क्लियर नहीं होंगे ना, अगर प्रोविजन माइंड में याद नहीं होंगे, तो आप ये बात ध्यान देना, डे बाय डे क्वेश्चन मुश्किल होते जा रहे हैं। मुश्किल नहीं कहूंगा, क्वेश्चन लॉजिकल प्रोविजन बेस होते जा रहे हैं। और अगर वो आपको समझ में नहीं आएंगे तो आप एग्जाम में गलतियां करके आओगे। अब देखो क्वेश्चन है छोटे छोटे, सारे प्रोविजन बेस हैं, जब मैं समझा रहा हूं आपको समझ में भी आ रहे होंगे। एग्जाम में क्यों नहीं होते, क्योंकि आप प्रोविजन याद करके नहीं जाते। तभी तो मैं कह रहा हूं कि पहले रिवीजन करके अगर क्वेश्चन करोगे ना, तुरंत याद आएगा। और अगर बिना रिवीजन के क्वेश्चन की ट्राई करोगे तो आप अपने आप से भी टाइम वेस्ट कर रहे हो और वैसे भी टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है जी, तो ये सेक्शन 40B, और ये क्वेश्चन पहले भी कई बार आ चुका है, ये पहले पेपर के अंदर भी कई बार आ चुका है। आपको मैंने कहा था ना 40B सेक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखो बार बार क्वेश्चन वो आ रहा है। ठीक है जी, आगे आओ जी, फिर आगे देखो जी, क्या रही वो ये बात कहना चाह रहे हैं, व्हेन मिस्टर एक्स रिटायर्ड फ्रॉम एक्स एंड कंपनी पार्टनरशिप फर्म ऑन 1 जनवरी 20 ही वॉज पेड ₹5 लाख, किस लिए, फॉर नॉट डूइंग ए कंप्यूटिंग बिजनेस, सॉरी नॉट डूइंग ए कंपीटिंग बिजनेस। कंपीटिटिंग का मतलब क्या होता है कि सेम बिजनेस नहीं करेंगे। ठीक है जी, अगले 5 साल तक उसके लिए पैसे कितने मिले हैं, 5 लाख रुपए मिले हैं। याद करो पीजीपी के चैप्टर में सेक्शन नंबर 28 के अंदर मैंने क्या कहा था कि अगर मुझे कोई पैसा मिलेगा बिजनेस ना कैरी करने के लिए, प्रोफेशन ना कैरी करने के लिए, कुछ ना शेयर करने के लिए, कंपटीशन ना करने के लिए, तो वो सारा पैसा टैक्सेबल होगा पीजीपी के अंदर। तो क्या ये 5 लाख रुपए आपके टैक्सेबल है, नॉन टैक्सेबल है, टैक्सेबल है। उसने क्या मांगा कि भैया कितना टैक्सेबल है, तो पूरे के पूरे 5 लाख रुपए टैक्सेबल है। और ये बात आप सेक्शन नंबर 28 पीजीपी के चार्जिंग सेक्शन में जाके पढ़ सकते हो। वहां पर मैंने क्लास में कहा भी था कि अगर कुछ ना
करने के लिए पैसा मिलेगा, वो पैसा टैक्सेबल होगा पीजीपी के अंदर। मुझ पर एक एहसान करना, कि मुझ पर कोई एहसान ना करना, सलमान खान, उसके कुछ ना करने में भी कुछ करना था, कि मुझ पर बस एक एहसान कर देना, कि मुझ पर ना कोई एहसान ना करना। तुम सब मुझ पर एक एहसान कर दो कि मुझ पर कोई एहसान ना करो, तो कुछ ना करने में भी कुछ करना है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर इसके लिए पैसा मिलेगा, ये पैसा भी टैक्सेबल होगा। तो टैक्सेबल कहां पर होगा जी? पीजीपी के अंदर। तो पूरे के पूरे 5 लाख रुपए टैक्सेबल है। ठीक है जी, आगे आओ। द प्रोविजन ऑफ ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स विल अप्लाई ओनली व्हेन एडजस्टेड टोटल इनकम कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 115 जेसी। याद करो जी, एएमटी कब लगता है? अगर एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से ऊपर होती है। बट ये 20 लाख रुपए की लिमिट हर केस में एप्लीकेबल नहीं है। लिमिट किस केस में एप्लीकेबल है? इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीआई और एजीपी। पार्टनरशिप फॉर्म पर एएमटी स्टार्टिंग से है, लोकल अथॉरिटी पर एएमटी स्टार्टिंग से है। तो क्वेश्चन पूरा क्लियर नहीं है। उसने बोला है एएमटी की एग्जम्पशन लिमिट क्या है? 20 लाख। तो क्वेश्चन पढ़ने से क्या लग रहा है? ये 20 लाख रुपए की लिमिट हर केस में है, जबकि ऐसा नहीं है। बट भैया भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। अगर सेम क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ गया तो एग्जामिनेशन लिमिट कितनी लिख के लाएंगे? 20 लाख रुपए। बस ये बात ध्यान दो। ठीक है जी, आगे देखो फिर। मिस्टर गणपति, ए रेजिडेंट इंडिविजुअल, received 12 lakh from the financial year 1920 by way of dividend from domestic company. The company have paid dividend distribution tax under section 115O on the dividend declare. The applicable rate of tax on such dividend income would be. हाँ जी, सोच के बोल देना। डिविडेंड 12 लाख रुपए का जी। मैंने पहले भी कहा था अगर 10 लाख तक का डिविडेंड है मेरे हाथ में एग्जम्प्ट है, अगर 10 लाख से ऊपर है तो मेरे हाथ में टैक्सेबल है। कितना टैक्सेबल है? सारा है एक्सेस पोर्शन। एक्सेस पोर्शन, एक्सेस कितना? 2 लाख रुपए। और किस रेट से होगा? 10% प्लस में 4% सेस, तो 10.40। तो आंसर क्या निकल के आएगा? 10.40। और याद कराएगा कोई बच्चा सेक्शन क्या है इसका? कोई बच्चा याद करवा दे। सेक्शन नंबर है 115 बीबीडीए। अगर आपको ध्यान आता हो 115 बीबीडीए। आप एक बार घर आके देख लेना, 115 बीबीडीए सेक्शन है। 10 लाख से ऊपर वाला डिविडेंड शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगा एट द रेट 10%। तो भैया इंक्लूडिंग सेस, तो सेस कितना है? 4%। तो आंसर क्या बनेगा? 10.40। ये इसका आंसर बनेगा। ठीक है जी, आगे देखो फिर। टैक्स रेट एप्लीकेबल फॉर ए नॉन रेजिडेंट एंगेज इन शिपिंग बिजनेस। याद करो, पानी में चलने वाले को बिजनेस इनकम कितनी आती है? 7.5%। अब ये क्वेश्चन गलत है जी। इसने टैक्स रेट बोल रहा है, टैक्स रेट, जबकि ये रेट जो है ना ये इनकम के हैं, टैक्स के नहीं है। सर याद करो, मैंने क्लास में कहा था प्रिजम्पटिव इनकम, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जो परसेंटेज दी है ना उतनी इनकम निकल के आएगी, और जो इनकम निकल के आएगी फिर उस पर टैक्स निकालना पड़ेगा। तो भैया ये उसने क्वेश्चन में गलत बोल दिया। वो कह रहा है टैक्स रेट कितनी है, तो टैक्स रेट की बजाय ना ये आना चाहिए कि बिजनेस इनकम कितने परसेंट है। तो बिजनेस इनकम जो है वो 7.5% है। तो ये गलत है, और ये मैं नहीं कह रहा, आईसीएस ने माना है कि हमसे गलती हो गई, यहां पे टैक्स रेट नहीं आएगा, बिजनेस इनकम आएगा। ठीक है जी, तो इसका ग्रेस नंबर मिला था उस अटेम्प्ट के अंदर। बट अगर अब क्वेश्चन बनेगा और वो अगर बिजनेस इनकम मांगेगा तो कितना आएगा? 7.5। आप चेक कर लो क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है। पहले भी आया था, अब दोबारा से आ गया। तो पानी में चलने वाले 7.5%, हवा में उड़ने वाले 5%, अगर आपको ध्यान आता हो। आगे देखो जी, लो जी, द अमाउंट स्पेसिफाइड इन द नोटिस ऑफ डिमांड मस्ट बी पेड विद इन 30 डेज। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है सर, रिटर्न ऑफ इनकम के अंदर। याद करो मैंने कहा था कि अगर आपका कोई भी टैक्स आपको पे करना होता है, आपके घर में कोई भी नोटिस आता है, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। तो वही क्वेश्चन सेम सिंपल सा बना पड़ा है। ये क्वेश्चन है 59, ये क्वेश्चन टीडीएस का है, टीडीएस का, और ये सेक्शन है 194C। अब जिन जिन बच्चों ने वो टेबल डाउनलोड नहीं की, एक्सपर्ट बनो की वेबसाइट पर, मैं दोबारा बोल रहा हूं, मैंने टीडीएस का डायग्राम डाला हुआ है, बिल्कुल समरी, उसमें रेट भी है और एग्जामिनेशन लिमिट भी है। तो वो प्लीज डाउनलोड कर लेना एक्सपर्ट बनो की वेबसाइट पर, जिन जिन बच्चों ने डाउनलोड नहीं की। अब एक बार चेक करना, अगर जिन बच्चों ने डाउनलोड की है और घर जाके पढ़ा है, उनको समझ में आ जाएगा। देखो जी, ए लिमिटेड मेड पेमेंट टू बी लिमिटेड टूवर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट, पेमेंट कर रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट की, एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 16-17। दे आर कॉन्ट्रैक्ट 1 पेमेंट की है 15,000 की, कॉन्ट्रैक्ट 2 पेमेंट की है 22,000 की, कॉन्ट्रैक्ट 3 पेमेंट की है 27,000 की, कॉन्ट्रैक्ट 4 पेमेंट की है 29,000 की। ठीक है जी, अब इतना बोल देना, क्या इस पर टीडीएस कटेगा? नहीं कटेगा, नील कटेगा, टीडीएस कटेगा ही नहीं। रीजन याद करो, 194C में आपने पढ़ा होगा, अलग अलग पेमेंट कर रहे हैं 30,000 से कम,
या एग्रीगेट पेमेंट 1 लाख से कम है, टीडीएस नहीं कटेगा। चेक करो, अलग अलग पेमेंट 30,000 से कम है और अगर मैं एग्रीगेट भी करूंगा तो 1 लाख से कम है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं, टीडीएस कटेगा ही नहीं। इसका आंसर आएगा नील। अब जिस बच्चे को सोच के बोलना वो 30,000 और 1 लाख रुपए की लिमिट ही याद नहीं है, वो इसका आंसर क्या दे के आएगा? वो तो ये करेगा, अच्छा टोटल करेगा 93,000, इस पे टीडीएस कट जाएगा बस। तो आपको मैंने पहले भी कहा था कि भैया इंपॉर्टेंट सेक्शन जो मैंने क्लास में हाईलाइट करवाए थे उसकी लिमिट्स जरूर याद कर लेना, और वो लिमिट्स याद कब होंगी? जब डेली बेस पे आप पढ़ोगे। जब डेली पढ़ोगे ना तो लिमिट्स आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। ठीक है जी। तो भैया अलग अलग लिमिट 30,000 से कम है और एवरेज 1 लाख से कम है, तो उस केस में टीडीएस यहां पे कटेगा ही नहीं। इसका आंसर कितना आएगा? नील आएगा। आगे और क्वेश्चन नंबर 60। पार्टनरशिप फर्म है, उसकी टर्नओवर है 42,60,000 इन द प्रीवियस ईयर 18-19 और 1,01,30,000 प्रीवियस ईयर 19-20। ब्रोकरेज 21,000 पे की जा रही है। मिस्टर अश्विन को टीडीएस कितना कटेगा? याद करो, ब्रोकरेज और कमीशन सेक्शन नंबर 194H है टीडीएस का। उसके अंदर एग्जाम्पशन लिमिट 15,000 है। इनमें से अगर 15,000 तक ब्रोकरेज है, कमीशन है, तो टीडीएस नहीं कटेगा। 15,000 से ऊपर है तो टीडीएस कटेगा 5% से। अब अपने बोल दो कितनी है? 21। तो 21,000 का अगर मैं 5% निकालूंगा तो 1050 ये आंसर निकल के आएगा। एक बच्चा बोलता कहता है सर भाई 15,000 तो एग्जाम्पशन लिमिट है ना, और पेमेंट 21 है, तो 6,000 पे टीडीएस नहीं कटेगा। नहीं, ये बात मैं कितनी बार आपको बता चुका हूं कि अगर आपने पेमेंट की है एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा तो पूरी कंप्लीट वैल्यू पर टीडीएस कटता है, ये बात ध्यान देना। तो अगर यहां पेमेंट 21 है ना, 15,000 से ऊपर है, तो पूरे 21,000 पर टीडीएस कटेगा। उसका 5% कितना आएगा? 1050 ये आंसर आएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ो। मिस्टर राजन एक्वायर ए मोटर कार 11 लाख, 11 लाख रुपए की मोटर कार परचेस की है जी। उस पर कह रहे हैं टीसीएस किस रेट से कलेक्ट करेंगे? 1%। बताओ इस क्वेश्चन में है क्या? वही रेट याद करने हैं, टीडीएस और टीसीएस के, उसी टेबल में से मैंने आपको टेबल दी है। अब जिसको रेट याद होगा वो आंसर दे आएगा। बताओ क्वेश्चन में है क्या? भाई 11 लाख रुपए गाड़ी परचेस की है, आप चेक करो गाड़ियों पर, ज्वेलरी पर, ठीक है जी, उसके बाद फिर आपका तेंदू लीव्स हो गया, एल्कोहलिक लीकर हो गया, इन सब पर टीसीएस कलेक्ट होता है। और टीसीएस के रेट नॉर्मली 5% होते हैं, 1% होते हैं। तो एक कौन सा केस है? गाड़ी वाला। तो गाड़ी वाले केस में टीसीएस का रेट क्या है? 1%। तो भैया पूरे 11 लाख का 1% कितना आ गया? 11,000 पे, ये इसका आंसर आएगा। उसके बाद देखो इस क्वेश्चन नंबर 62। Mandatory filing of return of income by individual will apply when the total income before deduction under the following section exceed the basic exemption limit. डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, और अब जो नई लाइन ऐड हुई है सेक्शन 54 एग्जाम्पशन। क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहे हैं कि एक पर्सन रिटर्न फाइल करेगा कब? अगर उसकी टोटल इनकम किससे पहले? तो चैप्टर 6A की डिडक्शन से पहले और सेक्शन 54 की एग्जाम्पशन से पहले। अगर एग्जाम्पशन लिमिट से ऊपर है ना तो उसको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। ठीक है जी। तो पहले सिर्फ यही लाइन लिखी हुई थी, और जो भी नई अमेंडमेंट आई है, आपने अगर अमेंडमेंट क्लास देखी हो, मैंने बताया भी था, अब एक लाइन और ऐड हो चुकी है कि सेक्शन 54 की एग्जाम्पशन से पहले अगर तुम्हारी इनकम एग्जाम्पशन लिमिट से ऊपर थी तो भी तुम्हें रिटर्न फाइल करनी है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 63, सिंपल सा क्वेश्चन है अपील वाले चैप्टर में। वो ये बात कहना चाह रहे हैं असेसमेंट ऑर्डर पास हुआ है, हमारे अगेंस्ट है, मुझे सीआईटी में अपील करनी है। अपने बोल दो सीआईटी में अपील करने के कितने दिन मिलते हैं? 30 दिन। आईटीएटी 60 दिन, हाई कोर्ट 120, सुप्रीम कोर्ट 90 डेज। तो आंसर क्या बनेगा? 30 डेज। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा ओल्ड सिलेबस कैरी, सिर्फ ओल्ड सिलेबस का है। न्यू वाले बच्चे अब लंबा गहरा सांस ले ले 2 मिनट। अगले क्वेश्चन अभी जाए मत, उनके अभी 2-3 क्वेश्चन और पड़े हैं, अभी वो लंबा गहरा सांस लें एक बार, बाकी ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे देख लें। When the international transaction involve transfer of unique intangible, the method to be applied for purpose determine arm length price। बताओ फटाफट से बताओ इनमें से कौन सा मेथड यूज होगा? एएलपी निकालने के 5 मेथड होते हैं ना टोटल, तो इस केस में कौन सा मेथड था? दैट इज प्रॉफिट स्प्लिट मेथड। याद करो क्वेश्चन किसका है? ट्रांसफर प्राइसिंग के चैप्टर का। और मैंने बोला भी आपको, मैंने रिवीजन करवाई है अभी आधे घंटे वाले सेशन में, सीएस प्रोफेशनल वाले सेशन में। तो ट्रांसफर प्राइसिंग, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट और जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, गार का टॉपिक, ये तीनों रिवाइज कर लेना। मैंने सेशन डाले हैं प्रोफेशनल वाले, उसमें जाके एक बार रिवाइज कर लेना। अब अगर आप नहीं चाहोगे सर, फिर आपको दिक्कत आएगी। मैं आपको बार बार कह रहा हूं ओल्ड सिलेबस में कम से कम भी 10 क्वेश्चन बनते हैं इंटरनेशनल टैक्सेशन के।
जो न्यू सिलेबस में चैप्टर नहीं है तो न्यू वाले बच्चे मत घबराएं, वो सीएस प्रोफेशनल के अंदर पढ़ लेंगे। बट ओल्ड वाले बच्चों को वो चैप्टर ध्यान से पढ़ने हैं, तो एक बार प्लीज जाके रिवीजन कर लेना, आपको पॉइंट समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, आगे देखो जी। अब क्वेश्चन नंबर 65 यहां से कट कर देना, अभी खत्म हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 66 पे आओ जी। 66 डोमेस्टिक कंपनी है, उसकी टर्नओवर है प्रीवियस से 17-18 में 420 करोड़। 420 करोड़ कर लेना जी, यहाँ पे वहां पे ना 4.20 करोड़ दिया हुआ है, अब 420 करोड़ कर लेना। 17-18 में 420 करोड़ है, 18-19 में यहां पे 8 करोड़ की जगह कर लो, यहां पे 8 करोड़ की जगह कर लो 500 करोड़। ठीक है जी, और 19-20 में है एक 12 करोड़ की जगह कर लो 520 करोड़ कर लो। सर आप ये टर्नओवर क्यों बढ़ा रहे हो? क्योंकि क्वेश्चन दिसंबर 17 का है, उस टाइम टर्नओवर की लिमिट अलग थी। हमारे एग्जाम में टर्नओवर की लिमिट आप सब जानते हो 17-18 400 करोड़ से अगर ऊपर टर्नओवर होगी तो रेट लगेगा 30%। ये आपने किया होगा ना बेसिक कॉन्सेप्ट के चैप्टर में, नालायक को ऐसे घूर के क्या देखते हो? बच्चा कह रहे ये हमने कब की है। इधर आओ, इधर आओ मेरे लाल नंदलाल, इधर आओ। बेसिक कॉन्सेप्ट के चैप्टर में कंपनी की टैक्सेशन नहीं की, वहां पे आपने क्या पढ़ा था? अगर 17-18 में टर्नओवर कंपनी की, डोमेस्टिक कंपनी की 400 करोड़ से ऊपर होगी तो रेट लगेगा 30%, 400 करोड़ तक होगी तो रेट लगेगा 25%। ये क्वेश्चन उसी का तो है। अब 17-18 में टर्नओवर कितनी है देखो रे, 420 करोड़ है ना, 400 से ऊपर है तो रेट कितना लगेगा? 30%। ये आंसर आएगा बस। तो ये टर्नओवर चेंज कर लेना जी। 17, दोबारा बोल रहा हूं, 17-18 में 420 कर लेना, 18-19 के अंदर 500 कर लेना, और 19-20 में 520 कर लेना। ठीक है, और वो कह रहे हैं उसकी टोटल इनकम जो 2021 में है वो 3 करोड़ है। टोटल इनकम 3 करोड़ ही रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। उसने मुझसे मांगा क्या है? रेट ऑफ इनकम टैक्स मांगा है ना, तो भैया रेट ऑफ इनकम टैक्स वो डिपेंड करता है 17-18 में टर्नओवर क्या थी। तो 17-18 में कितनी थी? 420 करोड़। 400 करोड़ से ऊपर थी तो रेट क्या लगेगा? 30%। इसका आंसर ही आएगा। आगे आओ जी। इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट हैविंग इनकम बाय वे ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन द रेट ऑफ टैक्स वुड बी 10%। याद करो एनआर वाले केस के अंदर मैंने कहा था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कुछ केस में 20% की जगह 10% लगाते हैं। अब ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं है। याद करो एनआर वाले केस में 10% तब लगता है अगर वो अनलिस्टेड शेयर बेचते हैं या लिस्टेड शेयर बेचते हैं, बट यहां पे उसने मुझे कुछ कहा ही नहीं है, तो यहां पे 10% भी सही है और 20 भी सही है। ठीक है, ये दोनों आंसर ही सही है क्योंकि 20 भी लगता है एनआर वाले केस में। ठीक है, बट अगर मैं लॉजिकल माइंड की बात करूंगा तो आंसर कितना आएगा? 10%। उसके बाद देखो री, कोटिंग ऑफ परमानेंट अकाउंट नंबर मैंडेटरी व्हेन द कैश डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट एक्सीड 49,999, 50,000। आप सब जानते हो ना, अगर 50,000 से ऊपर कैश जमा कराना है तो मेरे पैन कार्ड देना पड़ता है। तो वही बात कर रहे हैं कि पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट कब होगी? अगर कैश तुम्हारा जो होगा इस लिमिट से ऊपर होगा। ये बात ध्यान दो। अगला क्वेश्चन ओल्ड सिलेबस के लिए जी, अगला क्वेश्चन ओल्ड सिलेबस के लिए, स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन पर टीपी का लॉ कब अप्लाई होगा? याद करो फटाफट से, अगर टर्नओवर कब होती है? 20 करोड़ से ज्यादा होती है। याद करो इंटरनेशनल पर टीपी स्टार्टिंग से लगता है और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन पर टीपी तब लगेगा अगर जो उसकी टर्नओवर एग्रीगेट वो 20 करोड़ से ऊपर है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 20 करोड़। क्लियर है? एंड लास्ट क्वेश्चन, ये भी ओल्ड सिलेबस के लिए, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट कितने साल के लिए वैलिड होता है? 5 साल। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट जो होता है अगले 5 साल, पिछले 4 साल। तो उसने पिछले साल की तो बात ही नहीं की, नॉर्मली वो बात कर रहा है जब एग्रीमेंट एंटर किया उसके कॉन्जिक्यूटिव कितने अगले साल होंगे, तो भैया 5 साल। इसका आंसर बनेगा 5 साल। ठीक है, बाकी फिर अब पार्ट नंबर बी, ये सारा जीएसटी का है। ये भी मैं कंप्लीट कर चुका हूं अपनी तरफ से, सारे आंसर मैंने रिवाइज कर लिए हैं, बट इसको हम करेंगे परसों, मतलब ट्यूसडे को, क्योंकि कल हमारा प्रोफेशनल वालों का सेशन है और बाकी फिर परसों हम करेंगे इसको, पेपर हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है जी, चलो जी। तो फाइनली वही हमारे 50-52 मिनट हो ही गए हैं। इतना टाइम तो लग ही जाता है, जबकि मैं थोड़ी कोशिश करता हूँ स्पीड थोड़ी मैं फास्ट लेके चलूँ, बट फिर भी स्पीड ज़्यादा फास्ट हो नहीं पाती। बट फिर भी क्वेश्चन छोटे छोटे हैं सर, इतना टाइम देखो लग ही जाएगा। जब क्वेश्चन बड़े होते हैं तो उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। बट अगर आप चेक करो दिसंबर 17 में जो क्वेश्चन थे ना बिल्कुल छोटे छोटे थे, सारे लिमिट बेस वाले थे, सारे लिमिट बेस वाले थे। आप चेक कर लेना, इस तरह का पेपर भी आपके एग्जाम के अंदर बन सकता है। तो सर पेपर कैसा बनेगा मुझे नहीं पता, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी आपके लिए बस इतनी है कि डेली मैं आके आपको सारे क्वेश्चन कराऊं ताकि आपको दिखाऊं कि पेपर देखो इस तरह का बनेगा ना, तो भी डरना मत, क्योंकि हमें प्रैक्टिस सारी करनी है। और बाकी मुझे नहीं पता कितने बच्चों को फायदा हो रहा है नहीं हो रहा, बट भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कर्म करो फल की इच्छा मत करो।
तो भैया मैं तो अपना कर्म कर रहा हूं, उम्मीद करता हूं फल भगवान जी अच्छा ही देंगे जब मैं अच्छे दिल से कर्म कर रहा हूं, और आपको भी फल अच्छा ही मिलेगा अगर आप अच्छे दिल से कर्म करोगे। ठीक है, अगर अपने आप से चीट करोगे, किसी से चीट नहीं करते आप, इंसान कभी अपने दूसरों से चीट नहीं करता, अपने आप से करता है, ये बात ध्यान रखना। तो बच्चे चालाक बनते हैं कि उनको लगता है कि हम दूसरों को दिखा रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं, बहुत पढ़ रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि दिखाने से फायदा नहीं है, दिल से होना चाहिए कि हमने अच्छे से मेहनत की है और उसका हम रिजल्ट लेके आएंगे। ठीक है, चलो तो फिर बाकी मुलाकात करेंगे जी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में, परसों सेम टाइम सेम जगह। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। और शेयर करके जाया करो नालायकों आप, और ना इसको लाइक करते ना शेयर करते, कितनी गंदी बात है। देख लो, कई बच्चे तो बहुत प्यार देते हैं और कई बच्चे नालायक ऐसे हैं, देख के चले जाएंगे, शेयर भी नहीं करते और लाइक भी नहीं करते, अच्छी बात नहीं है ये। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, लव यू।